Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shaurya Bansal and welcome back to our channel. So in today's video, I'm going to be sharing with you how to perform a P2P audit. इसमें आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा पहले क्या P2P होता है, देन क्या स्टेप्स होते हैं P2P में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे फ्लो करता है P2P का। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है P2P, फिर हम देखेंगे कि कैसे P2P में एसएपी में स्टेप्स फ्लो करते हैं, देन हम देखेंगे कि ऑडिट के क्या स्कोप एरियाज होते हैं P2P के लिए। फिर मैं आपको एक डेमो के लिए रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स कैसा दिखता है। और मैं फिर आपको कुछ की ऑडिट के की एसएपी के टी कोड्स बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So my name is Shaurya Bansal. I'm a CA finalist. I have cleared CA Foundation, CA Intermediate both in my very first attempt and currently pursuing my articleship with Ernst and Young. So start करते हैं। ठीक है। So what is P2P? P2P is an end-to-end business process that starts with user identifying a need for goods and services and ends with vendor invoice when it is paid. So P2P क्या है? Procure to pay. परचेज करने से लेके पेमेंट करने तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम P2P कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मटेरियल मैनेजमेंट वाला जो हमारा मॉड्यूल होता है मेनली उसका यूज़ होता है एंड विद अकाउंट्स पेबल या फाई मॉड्यूल के साथ। ठीक है। यस। सो इसका प्रोसेस फ्लो अगर मैं आपको अभी बेसिक बताऊं तो कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन होगी। देखो आप ऐसा समझो कि एक एंटिटी है, मैं आपको एग्जांपल से देके समझाता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो एक एंटिटी है, उसको एक लैपटॉप चाहिए, मान लो आईटी डिपार्टमेंट को 13 लैपटॉप चाहिए। ठीक है। सो 13 लैपटॉप्स चाहिए तो क्या होगा, वो प्रोसेस कैसे फ्लो होगा एंटिटी के अंदर या प्रोसेस कैसे फ्लो करना चाहिए। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई होगी। जो बंदा जो यूज़र होगा वो नीड आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा हमें 13 लैपटॉप्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो 13 लैपटॉप्स की जब रिक्वायरमेंट वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर हो सकता है वो एंटिटी टू एंटिटी थोड़ा बहुत प्रोसेस डाइवर्ट कर सकता है, बट मोस्टली इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सो अब नीड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, वो अपने मैनेजर से बजट अप्रूवल लेके वो उसे मतलब अप्रूव कराएगा। वो जो नीड आइडेंटिफाई होगा उसे अप्रूव कराएगा और पीआर जनरेट होगा। ठीक है। पहले वो पीआर बनाएगा एसएपी में अपने सिस्टम में, फिर उसका मैनेजर उसे अप्रूव करेगा। फिर क्या होगा, पीआर अप्रूव होके कहाँ चला जाएगा, परचेज टीम के पास चला जाएगा। ठीक है। जब जो बंदा पीआर बनाएगा वो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करेगा, मान लो मेरे को 512 GB का लैपटॉप चाहिए, उसमें भी रैम कितनी चाहिए, मान लो 32 GB रैम चाहिए। 32 GB रैम, 512 GB एसएसडी ये चाहिए मेरे को, इस कंपनी का चाहिए, या ऐसा नहीं तो 2-3 ये कंपनी का चाहिए और इतना बजट के अंदर चाहिए, तो वो ये सब चीज़ें बताएगा पीआर में। ठीक है। देन पीआर जब अप्रूव हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास। ठीक है। परचेज प्रोक्योरमेंट मीन्स सेम। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास वो जाएगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले उसे एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये हमारे पास नीड आई है, ये हमें बाय करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो कोटेशंस मंगाएंगे। मिनिमम 3 कोटेशंस मंगाएंगे वो। मान लो 4 वेंडर है, 4-5 वेंडर है, तो चारों पांचों से सबसे कोटेशंस मंगाएंगे, सबको भेजेंगे कि पीआर ये भेजेंगे कि हमें ये परचेज की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना कोटेशन भेजो कि इसके अगेंस्ट आप अपना लैपटॉप क्या दोगे, क्या स्पेसिफिकेशंस होगी उसकी, और क्या मतलब आपका प्राइस रहेगा। ठीक है। क्या आपका कोट रहेगा। ठीक है। और उसमें फिर नेगोशिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत कि मान लो उन्होंने कोट किया कि 1 लाख का लैपटॉप आएगा, आप थोड़ा-सा नेगोशिएशन करोगे कि नहीं हमें दूसरी जगह से इतना मिल रहा है या ऐसा है या वैसा है, फिर आप कर करा के उसे एक प्राइस मान लो फाइनलाइज़ करोगे कि 90,000 में आपका फाइनल हो गया। ठीक है। अब आपने मान लो वेंडर डेल आपने कर लिया फाइनल कि डेल से आप लोगे 13 लैपटॉप्स। सो आप फिर क्या करोगे, एक सिस्टम में प्रॉपर परचेज़ ऑर्डर बनेगा। परचेज़ ऑर्डर कौन बनाएगा? परचेज़ ऑर्डर बनाएगा हमारा प्रोक्योरमेंट टीम वाला। तो परचेज़ ऑर्डर बनेगा, परचेज़ ऑर्डर क्या होगा, परचेज़ ऑर्डर स्पेसिफ़ाई करेगा कि हाँ, हम इस वेंडर से इतने लैपटॉप्स इस रेट में लेंगे। ठीक है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी कई बार परचेज़ ऑर्डर में होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लैपटॉप्स फिज़िकली हमारे पास आएँगे विद इनवॉइस फ्रॉम डेल। ठीक है। सो अब क्या होगा, जीआरएन होगा। जीआरएन मतलब गुड्स रिसीट नोट, हम उसे जीआरएन बोल देते हैं। गुड्स रिसीट होता है बेसिकली, एक एंट्री पास करनी होती है एमआईजीओ, माइगो ट्रांज़ैक्शन के थ्रू। ठीक है। इसे हम माइगो बोल देते हैं, एमआईजीओ भी बोल देते हैं।
सो MIGO-T कोड से हम एक एंट्री पास करते हैं। हम एंट्री बेसिकली सिस्टम में स्टॉक आ गया है, इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इनवॉइस वेरिफिकेशन। उसके बाद मतलब क्या, सबसे पहले माइगो करेंगे, माइगो में क्या होगा, स्टॉक आएगा बट अभी तक हमने उसे पेएबल खड़ा नहीं किया है, ठीक है? अभी तक हमारा वेंडर क्रेडिट नहीं हुआ है। ये मैं आपको भी थोड़ा-सा डिटेल में बता दूँगा कि कैसे होता है, पूरा एंट्री कैसे पास होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, माइरो होता है। माइरो जब हो जाता है तो इसका मतलब हमने क्वालिटी वगैरह सब अप्रूव कर दिया, अब हमने अपना वेंडर पेएबल में स्टैंड कर दिया है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा पेमेंट, फिर हम सीधे पेमेंट कर देंगे, फिर हम वेंडर रिकन्सिलिएशन वगैरह, बैलेंस कन्फर्मेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ सेपरेट इश्यू, ठीक है? सो ऐसे प्रोसेस पूरा फ्लो करता है। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एसएपी के स्टेप्स क्या हैं, टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल एसएपी डॉक्यूमेंट फ्लो, ये नॉर्मली कैसे फ्लो करता है। फिर हम देखेंगे ऑडिट के स्कोप एरियाज़ क्या-क्या होते हैं, P2P के लिए रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स देखेंगे हम, रैकम देखेंगे और क्या देखेंगे, एसएपी के टी कोड्स कॉमनली जो यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड में मैं बाद में आऊँगा, आपको बताऊँगा ये क्या है। पहले हम देखते हैं एसएपी के P2P के स्टेप्स, ठीक है। सो अब मैंने आपको ये थोड़ा-थोड़ा बता दिया तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, यूज़र आइडेंटिफाई करेगा नीड फॉर मटेरियल या सर्विस, ठीक है। इसके टी कोड क्या होते हैं, MB52 है, मैनुअल रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा ये, यूज़र डिपार्टमेंट कर सकता है या स्टोर्स डिपार्टमेंट कर सकता है। मान लो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नीड है, मान लो एचआर डिपार्टमेंट को 50 रजिस्टर्स की नीड है, तो हो सकता है वो एक परचेज़ रिक्विजिशन बनाए, और ऐसा भी हो सकता है स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाए। स्टोर्स डिपार्टमेंट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, उनके अंदर एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि वो मतलब बेसिकली स्टोर करता है सारे मटेरियल को और देखता है कि इतना ये मटेरियल है, ये नहीं है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। तो वो सब क्या करता है, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है कि इतना हमें नीडेड है, इतना नहीं है। सो वो भी एक परचेज़ एक्विजिशन कर सकता है हमारा जनरेट, ठीक है? इंटरनल रिक्वेस्ट है ये, और क्या है, बिज़नेस नीड आइडेंटिफाई होती है, स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करी जाती है प्रोक्योरमेंट से पहले, ठीक है? बजट देखा जाता है, स्टॉक अवेलेबिलिटी देखी जाती है और ये देखा जाता है कि एक्जिस्टिंग इन्वेंटरी तो नहीं पड़ी है, या फिर एक्जिस्टिंग इन्वेंटरी को हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, परचेज़ रिक्विजिशन बनाई जाएगी सिस्टम में, ठीक है? यहाँ पे एसएपी में परचेज़ रिक्विजिशन बन गई है। किससे बनती है, ME51N से बनती है परचेज़ रिक्विजिशन हमारी, ठीक है? ME52N से क्या होता है, ऑल्टर होती है, और ME53N से क्या होता है, डिस्प्ले होती है। हम अगर ऑडिटर के स्टैंड पॉइंट से देखें तो हम ME53N यूज़ करेंगे फॉर डिस्प्ले, ठीक है? ऑब्वियसली आप ऑडिटर हो तो आप क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है? ये भी कौन क्रिएट करता है, यूज़र डिपार्टमेंट या स्टोर्स डिपार्टमेंट करेगा। इसमें क्या होगा, परचेज़ एक्विजिशन बनेगी, और क्या है, पीआरएस रेज़ इंटरनली फॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, मटेरियल, सर्विस, प्लांट, ये सब इसमें शो करा जाएगा, ठीक है? पीआर शुड बी अप्रूव्ड एज़ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड शुड नॉट बी क्रिएटेड आफ्टर पीओ। ये 2 चीज़ें अगर स्टार्टिंग में हम ध्यान रखें तो क्या, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, लाइक अगर एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन ने डिफाइन कर रखी है कि 50,000 से ज़्यादा का बिल है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन है जो हेड है उस डिपार्टमेंट का, वो अप्रूव करेगा। सो वो अप्रूव होनी चाहिए, और पीआर कभी भी पीओ के बाद जनरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपने परचेज़ ऑर्डर निकाल दिया था 10 तारीख को, बट आपकी पीआर आपके पास 12 तारीख को रही, तो ऐसा कैसे हो गया? आपने क्या अपने मन से निकाल दिया परचेज़ ऑर्डर? पहले आपके पास परचेज़ रिक्विजिशन आएगी, ठीक है? कंसर्न्ड पर्सन आपको भेजेगा कि हाँ भाई इतना लेना है हमें। फिर आप कोटेशन मंगा के फिर आप ऑर्डर रिलीज़ करोगे, ठीक है? सो ऐसा एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीआर अप्रूवल स्लैश रिलीज, ठीक है। पीआर अप्रूवल होगा या रिलीज होगा पीआर, ठीक है, MA54N से। उसके बाद क्या है, अप्रूवर कौन हो सकता है, एचओडी हो सकता है, प्रोक्योरमेंट वाला हो सकता है बंदा, ठीक है। पीआर इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बिफोर प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्स। अप्रूवल शुड बी सिस्टम बेस्ड, टाइमली एंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, ठीक है। सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है आप जो ऑडिट करो उसमें प्रोसेस, एक मैंने पहले ही बताया था, 1-2 स्टेप आगे पीछे हो सकता है कुछ में ये लोग कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो सकता है कोई नहीं करते हो, कुछ मैनुअल हो, बट मोटा-मोटा ऐसा ही फ्लो करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन,
सोर्स डिटर्मिनेशन मतलब किससे लेना है, आइडेंटिफाई वेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, सोर्स लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कौन करेगा, प्रोक्योरमेंट टीम करेगी, मैंने आपको बताया था। सोर्स लिस्ट वगैरह वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें। और प्रोक्योरमेंट चेक वेदर एन अप्रूव्ड वेंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट और प्रीवियस सोर्स एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट टीम ही चेक करेगी कि अप्रूव्ड वेंडर्स होना चाहिए, रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह सब। परचेज शुड बी फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर ओनली एंड एट एग्रीड रेट और टर्म्स, ठीक है। तो जिस रेट पे हमने तय करा है उसी रेट पे परचेज होना चाहिए, ठीक है। फिर जो उसने कोट किया है, ऐसा तो नहीं पता चले कोट उसने 10 किया था, तुम ले बाद में 12 कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 3 वे मैच वगैरह हम करते हैं, फिर उससे पता चलता है, ठीक है। सो वेंडर सिलेक्शन होगा, हम एक वेंडर को सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह वगैरह, डिलीवरी टर्म्स कि हमें कितना जल्दी चाहिए वगैरह वगैरह सब देखते हुए अप्रूव्ड वेंडर सिलेक्शन नोट बनेगा। वेंडर सेलेक्टेड आफ्टर कमर्शियल एंड टेक्निकल एवेल्युएशन, ठीक है। कमर्शियल एवेल्युएशन करेंगे हम, टेक्निकल एवेल्युएशन करेंगे, फिर एक वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि क्या क्या एवेल्युएशन होंगे, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे लैपटॉप है, आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज़्यादा अपना एवेल्युएशन होगा, वो अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हो तो इतना कुछ एवेल्युएशन नहीं होगा। बट आप कोई टेक्निकल प्रोडक्ट ले रहे हो, लाइक कई बार हम हो सकता है कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स ले रहे हो जो हमारे आगे प्रोडक्शन में यूज़ होता हो। सो अब उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी प्रॉपर क्वालिटी चेक करें, ठीक है। उसके बाद पीओ पीओ बन जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें सब आएगा क्या कि वेंडर है, क्या आइटम है, क्या टैक्स टर्म्स हैं, क्या प्राइस है, वो सब उसमें लिखा होगा। प्रोक्योरमेंट टीम बनाएगी, पीओ जनरेट होगा। पीओ इज द फॉर्मल ऑर्डर इशूड टू वेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। पीओ क्या है, एक फॉर्मल ऑर्डर हमने दे दिया कि भाई इतना चाहिए हमें, ये रेट पे चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। डिलीवरी टर्म्स ये होंगी, और उसमें हो सकता है क्रेडिट पीरियड भी डिफाइंड हो, ठीक है। पीओ शुड बी अप्रूव्ड बिफोर सप्लाई एंड विद करेक्ट रेट टैक्स टर्म्स, ठीक है। पीओ क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और करेक्ट रेट होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, डिलीवरी टर्म्स होने चाहिए, और जीएसटी और वेंडर मास्टर डिटेल्स भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। पीओ अप्रूवल हो गया, ये लगभग सिमिलर पॉइंट है, बस अप्रूवल का पॉइंट है कि पीओ अप्रूव होना चाहिए, एज पर अथोराइजेशन मैट्रिक्स होना चाहिए बिफोर बीइंग सेंट टू वेंडर, और चेक अप्रूवल लिमिट्स, मेकर चेकर एंड चेंज आफ्टर अप्रूवल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अप्रूवल लिमिट्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है एक पर्टिकुलर पीओ है, मान लो 50,000 से ऊपर का पीओ होगा, तो जो परचेज का हेड है वो अप्रूव करेगा, तो वो अप्रूवल होना चाहिए, मेकर चेकर होना चाहिए, और होना चाहिए कि चेंज आफ्टर अप्रूवल ना हो, मतलब अप्रूवल के बाद तो कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें, तो ये भी हम एक बार मेक श्योर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, गुड्स रिसीट होगा, जीआरएन होगा, ठीक है। इसका टी कोड क्या होता है, माइगो होता है, एमआईजीओ। उसके बाद ये कौन करता है कि हमेशा स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है, माइगो। उसके बाद क्या है, मटेरियल डॉक्यूमेंट, इसमें मतलब बेसिकली जनरेट क्या होगा, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, या जीआरएन जनरेट होगा, गुड्स रिसीट नोट। और क्या है, तो स्टोर्स क्या करेगा, रिसीट ऑफ एंट्री करेगा, पीओ करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। जीआर शुड बी पोस्टेड ओनली फॉर गुड्स एक्चुअली रिसीट, एक्सेस या शॉर्टेज रिसीट शुड बी कंट्रोल, ठीक है। तो जीआर क्या होता है, हमेशा जो एक्चुअल में क्वांटिटी आई उसका होता है, और जो नहीं आया उसका नहीं होता है, या इनवॉइस के बेस पे या पीओ के बेस पे नहीं होता है, जो एक्चुअल में आया उसके बेस पे होता है, ठीक है। सो अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं लग जाके, सो एसएपी में क्या होता है, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है। सो अगर आपका पीआर बनेगा, तो पीआर का एक नंबर होता है, मान लो ये एक नंबर है रैंडम, ठीक है। तो जब आप पीओ बनाओगे नेक्स्ट, तो पीओ का एक अपना नंबर बनेगा, मान लो कुछ भी ऐसा, और पीओ के नंबर लिंक्ड होगा इस वाले नंबर से, ठीक है। मतलब जब आप पीओ का डंप निकालोगे तो उसमें परचेज रिक्विजिशन का नंबर मेंशन होगा कि ये रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट ये आया है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जब आप जीआरएन करोगे, मतलब जब आप माइगो करोगे, सो उसमें पीओ का नंबर लिखा होगा, ठीक है। पीओ का नंबर हमारा ये वाला लिखा होगा, और माइगो का भी एक नंबर अपना बनेगा, ठीक है। मान लो ऐसा कोई नंबर बनेगा, ठीक है। देन माइगो के बाद अब जब आप माइरो करोगे, मतलब जब आप इनवॉइस बुकिंग करोगे, देन ऑल्सो क्या होगा, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, और ये वाला जो नंबर है ये भी जनरेट होगा, मतलब उसके डंप में आपको दिखाई देगा, जिससे एक पूरी ऑडिट ट्रेल चल रही है, आप समझ रहे हो, दिस इज व्हाट ऑडिट ट्रेल लुक्स लाइक इन एसएपी, ठीक है। फिर माइरो होगा, फिर जब आप पेमेंट करोगे,
तो भी एक नंबर जनरेट होगा, एफआई डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है? और वो भी आपको मतलब बेसिकली जब आप वेंडर जीएल निकालोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट हो रहा है। सो ऐसे एक पूरी ऑडिट ट्रेल चलते हुए आती है, जिससे आपको पता चलता रहता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है? एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो कि बेसिकली ये अगर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो, जो स्टार्टिंग में सबको रहता है कि ये जीआर क्या चल रहा है और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन तो चलो कोई बात नहीं। जीआर और बेसिकली माइको और माइरो है क्या? जीआर और इनवॉइस बुकिंग है क्या? तो मैं आपको अगर बताऊँ, देखो सबसे पहले हमने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद जब गुड्स हमारे पास आए, तो गुड्स आए तो क्या एंट्री पास होती है सिस्टम में, जर्नल एंट्री क्या पास होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? गुड्स आए तो हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक है? तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है हमारी, ठीक है? इन्वेंट्री डेबिट होगी और क्या होगा, टू GR IR क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है? सो जब हमारे पास गुड्स आते हैं, जब माई को एंट्री होती है, तो क्या होता है, इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है हमारी और GR IR अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? अब क्या होता है इसमें आपको बता भी दूँ, जैसे मान लो हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स आए और हर का रेट था मान लो आप 20 रुपये। तो हमने माई को पास करेंगे, इन्वेंट्री अप करेंगे 100/200 से, सॉरी, ठीक है? तो हम पूरा बेसिकली 2000 से एंट्री पास कर देंगे, ये वाले, ठीक है? देन ये हो गया हमारा माई को, ये पूरा, ठीक है? और क्या होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल ये हमारा हो गया माई को। और अब मैं अगर आपको माइरो बताऊं तो माइरो के लिए क्या होगा, GR, ये वाला जो अकाउंट है बेसिकली, ये वाले को हम कर देंगे डेबिट, और क्या होगा, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है? सो क्या है, अब देखो हमने इधर मेकर चेकर बना दिया, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट लिया है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने मैच कर दिया। हमने क्या किया, हमने दो जगह डिवाइड कर दिया एंट्री को, ठीक है? वैसे आपने नॉर्मली अकाउंट्स में क्या पढ़ा होगा, इन्वेंट्री डेबिट टू वेंडर, हमने उस एंट्री को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, हमने बीच में ये एक अकाउंट लिया है, ब्रिज अकाउंट, ठीक है? इसे आप ब्रिज अकाउंट कह सकते हो, GRIR क्लियरिंग अकाउंट। तो ये जो इन्वेंट्री टू GRIR अकाउंट वाली एंट्री है, ये कौन पास करेगा, ये हमारा पास करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट जो एक्चुअल में देखेगा कि अच्छा एक्चुअल में 100 गुड्स आए हैं और 20 के रेट से आए हैं, ठीक है? तो वो ये एंट्री पास करेगा। अब जो दूसरा बंदा है जो इनवॉइस एंटर करेगा सिस्टम में, वो अपनी एंट्री पास करेगा इनवॉइस के अकॉर्डिंग कि इनवॉइस कितने की है। ये हो सकता है इनवॉइस आइडियली क्या आनी चाहिए, आइडियली 100 × 20 आनी चाहिए, ठीक है? सेम आनी चाहिए। बट हो सकता है कि वेंडर ने गलती से या जानबूझ के क्या किया हो, 100 × 21 का हमें भेज दिया हो बिल, ठीक है? सो अब अगर हम ये चेक नहीं रखते तो हम हो सकता है कि गलत ही एंटर कर देते सिस्टम में, ठीक है? कोई ऐसा चेक नहीं होता कि बेसिकली पीओ के रेट से और उसके रेट से सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, बट हम ये क्या करते हैं, एंट्री डिवाइड कर देते हैं ऐसे, जिससे क्या होता है, अगर वो हम बाद में चेक करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा, हम देख पाएंगे कि GRIR अकाउंट के थ्रू कि एक्चुअल में रेट हमारा 20 था और इनवॉइस हमारे पास 21 की आई है, मतलब डिफरेंट है। या फिर हो सकता है हमने 100 क्वांटिटी मंगाई थी और हमारे पास इनवॉइस 110 की आई है, ठीक है? तो यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाएगा पकड़ में। वैसे जब बंदा, चलो छोड़ो, मैं इतना नहीं बोलता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था। सो इतना अभी आप समझो, ठीक है? बेसिक यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो लिखे रहने देता हूँ, ये हटाता नहीं है। सो दिस इज हाउ इन्वेंट्री में लुक्स लाइक थिंग्स, ठीक है? तो GRIR हो गया, मैंने आपको बता दिया। एंड बेसिकली मूवमेंट टाइप्स क्या होते हैं,
जब भी आप माइको करते हो तो या तो 101 होता है या फिर 105 होता है, ठीक है? माइको का 105 होता है क्वालिटी करने के बाद, ठीक है? सो ये वाला क्या है मैं आपको बताऊँगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। जब आप बेसिकली अब वो थोड़ा-थोड़ा हर एंटरप्राइज़ का अलग-अलग होता है। जैसे कुछ-कुछ में गेट एंट्री होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में गेट एंट्री का अलग प्रोसेस होता है। पर आप मोटा-मोटा समझो तो पहले जब गुड्स आएगा फिर उसके बाद एक बार क्वालिटी चेक भी होता है, ठीक है? सो जब सबसे पहले गुड्स आएगा तो 103 होता है। 103 होने के बाद जब क्वालिटी चेक हो जाएगा फिर वो 105 होगा। 105 इज़ आवर माईगो, ठीक है? मोस्टली 105 इज़ आवर माईगो। कुछ-कुछ एंटरप्राइज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है, जिनके में क्वालिटी असेसमेंट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं 101 से भी कर लेते हैं डायरेक्ट माईगो, ठीक है? सो जब आपका क्वालिटी असेसमेंट होगा तो 103 होगा, फिर 105 होगा। जब आपके में क्वालिटी मॉड्यूल नहीं होगा या आप क्वालिटी चेक नहीं कर रहे होगे उस पर्टिकुलर मटेरियल का, तो सीधे 101 हो जाएगा। 101 इज़ इक्वल्स टू माइको, 105 इक्वल्स टू माइगो, ठीक है? क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा, सर्विस एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है? क्वालिटी एक्सेप्टेंस सर्विस मतलब बेसिकली सर्विस का होगा, तो सर्विस एक्सेप्टेंस होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा गुड्स के केस में, ठीक है? टी कोड्स ये यूज़ होंगे। और क्या है इंस्पेक्शन लॉट, सर्विस एंट्री शीट वगैरह ये बनेगी और अच्छे से वो चेक होगा बेसिकली कि सही मटेरियल आया है या नहीं आया, क्वालिटी सही है या नहीं है। फिर क्या होगा इनवॉइस रिसीट एंड वेरिफिकेशन होगा। अकाउंट्स टीम वाले करेंगे या अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है? इनवॉइस और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इसमें जनरेट होगा। एपी वेरीफाई अच्छा मैं आपको बता दूँ इसमें क्या एंट्री पास होगी फिर, ठीक है? हमने यहाँ पे वेंडर टू वो कर लिया है। हाँ, सो ये एंट्री पास हो गई उसमें जब आप माइरो कर रहे होंगे तो, ठीक है? जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है? 3 वे मैच हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली जो परचेज़ ऑर्डर में रेट था, वही रेट का हमने जीआर किया है या नहीं किया है और वही रेट का इनवॉइस आया है या नहीं आया है। वैसे आइडियली जब भी आप जीआर करते हो तो आपको वो वही रेट दिखाएगा, ठीक है? वो आपको डालने का भी मौका नहीं मिलता है। पीओ में जो रेट आपने डाल दिया, उसी रेट से जीआरएन होगी, ठीक है? क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो। सो ये एक लाइक चेक होता है और इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट कई बार इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। किसमें मतलब बेसिकली 3 वे मैच के दूसरे वाले प्रोसेस में कि जीआर कम का हुआ है या ज़्यादा का हुआ है और बेसिकली इनवॉइस ज़्यादा कम का हो सकता है, ठीक है? तो वो आपको एक बार चेक करना होता है, ठीक है? पेमेंट प्रोसेस का क्या है? पेमेंट प्रोसेस का आपको अगर बताऊँ मैं सो पेमेंट प्रोसेस का है अकाउंट्स पेएबल या वो बेसिकली पेमेंट हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? F-53 से हो जाएगा पेमेंट। अकाउंट्स पेएबल या ट्रेज़री टीम करेगी। पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। ओपन वेंडर इनवॉइसेस आर पेड एज़ पर ड्यू डेट एंड अप्रूव्ड पेमेंट पॉलिसी, ठीक है? और पेमेंट शुड बी मेड ओनली फॉर अप्रूव्ड इनवॉइसेस टू करेक्ट वेंडर बैंक अकाउंट विदाउट डुप्लिकेट्स, ठीक है? पेमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा अप्रूव्ड वेंडर इनवॉइसेस पे होना चाहिए। करेक्ट वेंडर बैंक अकाउंट इतना कुछ मेजर पॉइंट नहीं है ये, ठीक है? बेसिकली बैंक अकाउंट वगैरह सही होना चाहिए वेंडर का। उसके बाद क्या होगा वेंडर रिकंसिलिएशन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? ओपन आइटम एंड रिकंसाइल करेंगे। जैसे ओपन आइटम अगर कुछ पड़े हैं, एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें वेंडर के ओपन आइटम दिखते हैं, ठीक है? सो उससे एक बार हम निकालेंगे एफबीएल 1N से चेक करेंगे। एफबीएल 1N इज़ फॉर वेंडर लेजर, एफबीएल 3N इज़ फॉर जनरल लेजर एंड एफबीएल 5N इज़ फॉर कस्टमर लेजर, ठीक है? तो ये सब देखेंगे हम ओल्ड एडवांसेस, जीआरआईआर, डेबिट नोट करना है, डिस्प्यूट बैलेंसेस तो वो सब करेंगे आप, ठीक है? फ़ॉलो-अप वगैरह लेंगे उस पे। तो ये मैंने आपको बता दिया एसएपी में बेसिकली पी2पी के स्टेप्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑडिट के स्कोप एरियाज़ क्या रहते हैं पी2पी के लिए, ठीक है? सो अब अगर हम देखें स्कोप एरियाज़ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होता है वेंडर मास्टर मैनेजमेंट हर ऑडिट में बेसिकली ये एक हम करते ही हैं चेक। सो इसमें क्या है क्या रिव्यू करेंगे हम? मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट करता हूँ। तो वेंडर क्रिएशन, चेंज जीएसटी या पैन डिटेल्स में डुप्लिकेट वेंडर तो नहीं है, ब्लॉक्ड वेंडर सही है या नहीं है, ठीक है? बेसिकली कोई ऐसा वेंडर है जिससे हमने 3 साल से कोई भी परचेज़ नहीं करी है, उसे ब्लॉक कर दो आप, ठीक है? वेंडर क्रिएशन के राइट्स किसको हैं? पैन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स किसी की सेम तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? डुप्लिकेट वेंडर तो नहीं है, ठीक है? तो रिव्यू करेंगे हम
वेंडर मास्टर को मेकर चेकर देखेंगे, डुप्लीकेट तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है, किसी ने सरेंडर तो नहीं कर दिया जीएसटी, ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है? हम सरेंडर जीएसटी क्यों चेक करते हैं? क्योंकि अगर जीएसटी किसी ने सरेंडर कर दिया हो तो हमें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और हो सकता है वो वेंडर क्या कर रहा हो, आईटीसी उस पे लगा रहा, आईटीसी कह रहा हूँ, जीएसटी लगा रहा हो इनवॉइस पे, ठीक है? सो ऐसा हो जाता है, जिससे हम भी अभी एक देख रहे थे, तो उसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जीएसटी लगाता रहा इनवॉइस पे और हमें आईटीसी नहीं मिला। अब वो हो सकता है उसने कैंसल किया हो सकता है उसने अपना नहीं भरा हो जीएसटी, सो जो भी है वो, बट अपने को तो नहीं मिला ना, तो अपना तो लॉस है ना। सो इसलिए ये भी हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है? वेंडर क्रिएटेड विदाउट अप्रूवल और डुप्लीकेट, इसमें ये हो सकता है, ठीक है? वेंडर क्रिएट करा हो विदाउट अप्रूवल या फिर डुप्लीकेट वेंडर हो, तो ये हो सकता है, इसमें एक्सेप्शन मिल जाए आपको, ठीक है? पीआर एंड अप्रूवल प्रोसेस एक बार आप चेक करते हैं क्या होता है उसमें। चेक वेदर पीआर आर रेज्ड बिफोर पीओ। पीआर होना चाहिए हर पीओ के अगेंस्ट, और अप्रूव्ड होना चाहिए एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? और क्या है? चेक वेदर पीआर डेट वर्सेस पीओ डेट, पीआर रिलीज स्ट्रेटेजी एंड मैनुअल अप्रूवल्स, ठीक है? पीआर डेट वर्सेस पीओ डेट एक बार आपको चेक करनी है। पीआर रिलीज स्ट्रेटेजी एंड मैनुअल अप्रूवल्स आपको चेक करने हैं, ठीक है? ये टी कोड है इसके लिए। और पीओ क्रिएटेड विदाउट अप्रूव्ड पीआर, ये मैंने आपको बताई दिया कि पीओ क्रिएट नहीं होना चाहिए जब तक अप्रूव्ड पीआर आपके पास ना हो, ठीक? कोट्स या फिर सोर्सिंग देखोगे आप, ठीक है? मिनिमम कोटेशन 3 कोटेशन होने ही चाहिए एटलीस्ट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस क्या है? सिंगल सोर्स वेंडर तो नहीं है। अगर सिंगल सोर्स वेंडर है, सिंगल सोर्स वेंडर मतलब कोई आइटम है जो आप सिंगल वेंडर से ही ले रहे हो, आपके पास कोट भी नहीं है। सो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन इन द सेंस आपके पास मैनेजमेंट अप्रूवल था, और या फिर आपने कुछ और कर रखा था, आपने कोई पर्टिकुलर मेल पे कन्वर्सेशन कर रखा था, तो वो एक अप्रूवल हो जाता है, ठीक है? रेट कंपैरिजन देखोगे आप, सैंपल पीओ एंड वेरीफाई कोटेशन बैकअप, की कोटेशन का क्या बैकअप है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, वो सब आप देखोगे, ठीक है? मिनिमम 3 कोटेशंस नॉट अवेलेबल, ये आपका पॉसिबल एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है? पीओ क्रिएशन एंड रिलीज, पीओ अप्रूव होना चाहिए, रेट क्वांटिटी टैक्स कोड ये सब सही होना चाहिए, ठीक है? और चेंज आफ्टर अप्रूवल नहीं होना चाहिए आइडियली। तो रिव्यू करोगे, पीओ रिलीज लॉक्स, पीओ चेंज हिस्ट्री, ऑथराइजेशन लिमिट्स एंड ओपन पीओ की कोई ओपन पड़े हैं, बहुत टाइम से ओपन पड़े हैं, इन्हें बंद करो, क्यों ओपन पड़े हैं ये फालतू, ठीक है? और क्या है? पीओ वैल्यूज चेंज आफ्टर अप्रूवल विदाउट री अप्रूवल, ठीक है? पीओ वैल्यू चेंज हुई है आफ्टर अप्रूवल विदाउट री अप्रूवल, मतलब अप्रूव हो गया था एक बार पीओ, सब चीज़ ठीक थी, फिर उसके बाद एक बार वैल्यू मतलब चेंज हुई है, और उसका जो चेंज हुई है उसका अप्रूवल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज का भी अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है? चेंज शुड ऑल्सो बी अप्रूव्ड। फिर आप देखोगे जीआर, ठीक है? गुड्स रिसीट, तो जीआर पोस्टिंग देखोगे, क्वांटिटी रिसीव्ड देखोगे, क्वालिटी देखोगे, क्वालिटी का कैसे कर रहे हैं ये लोग, सही से कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। मान लो क्वालिटी के उनके में लिखा हुआ है कि अगर 100 पीस आएंगे तो 100 में से आप 10 सेलेक्ट करोगे और 10 को चेक करोगे, तो प्रॉपरली 10 को सैंपल बेसिस पे चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिजेक्शन हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? ये सब आप एक बार चेक करोगे। और क्या है? गुड्स पोस्टेड विदाउट एक्चुअल रिसीट, और वो, ठीक है? तो ये भी एक आपको चेक करना है कि हो सकता है जीआर किसी ने पोस्ट कर दिया विदाउट एक्चुअल रिसीट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक गुड्स आएगा नहीं तब तक माइगो एंट्री पास होगी नहीं, ठीक? गुड्स रिसीट एंट्री पास होगी नहीं। उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन इनवॉइस पोस्टेड अगेंस्ट पीओ स्लैश जीआर, टैक्स करेक्टनेस, डुप्लीकेट इनवॉइसेस और ब्लॉक्ड इनवॉइसेस, ठीक है? तो क्या है? इनवॉइस पोस्टेड अगेंस्ट पीओ होनी चाहिए या जीआर होनी चाहिए, टैक्स वगैरह सब करेक्ट होना चाहिए। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि वो सब अपने आप होता है, ठीक है? बस आपको एक बार चेक करना होता है कि सब सही है नहीं है, वो सब हो जाता है अपने आप, ठीक है? इनवॉइस चढ़ाते हुए आपको टैक्स वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ठीक है? और कुछ नहीं उसमें चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है? दैट्स 3 वे मैच, बंदा जो चढ़ा रहा होता है वो एक बार अपने आप ही वेरीफाई कर लेता है कि जीआर का, इनवॉइस का ये सब सेम है या नहीं है, क्वांटिटी रेट वगैरह, ठीक है? इनवॉइस पोस्टेड डिस्पाइट मिसमैच और जीएसटी आईटीसी नॉट क्लेम, ठीक है? तो हो सकता है कि इनवॉइस पोस्ट कर दिया हो डिस्पाइट मिसमैच ऑफ जीएसटी हो, सो ये एक आपको चेक करना है, ठीक है? कैसे तो नहीं हो रहा है। पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट अप्रूवल क्या है, और ड्यू डेट क्या होती है, बैंक अकाउंट वैलिडेशन आप कर सकते हो, डुप्लीकेट पेमेंट एडवांसेस ये सब आप देख सकते हो, ठीक है?
ठीक है? तो इसमें आपका एक्सेप्शन क्या हो सकता है? हो सकता है आप डुप्लीकेट पेमेंट कर दें और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बताओ एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट 2 बार पेमेंट कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया आपने? ठीक है? अर्ली पेमेंट कर रहे हो सकता है ड्यू डेट थी मान लो 15 तारीख, आपने 1 तारीख को ही पेमेंट कर दिया। तो आप क्यों अपनी वर्किंग कैपिटल खराब कर रहे हो? 15 तक करो ना आराम से। तो जल्दी नहीं करना है। अनऑथराइज़्ड पेमेंट कर दिया आपने, किसी भी बंदे को पेमेंट कर दिया या फिर प्रॉपर